सुहागिने कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके ओठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। माई, उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही है? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर तो वह सहमी रही, फिर अपने स्वाग का ध्यान हो आने से हंस दी। बहन जी, माफी दे दे, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कर आया। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। तनख्वाह में से पैसे काट लेना? मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपए तनख्वाह है और बेगम साहब 6.5 रुपए लिपस्टिक के कटवाएगी। कमबख्त, रोज प्लेट तोड़ती है। मैं कुछ नहीं कहती, घी आटा चीनी चुरा कर ले जाती और मैं देखकर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहा नहीं मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं कि इसे दफा करो। रोज रोज अपना रोना लेकर हमारे यहाँ आ मरती है। मैं फिर भी तरह दे जाती हूँ कि निकाल दिया तो दर बदर मारी मारी न फिरे, और उसका तू मुझे यह बदला देती है, कमीनी कहीं की। उसने बेंत की कुर्सी को इस तरह अपनी तरह खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंडे हाथ से मल दिया। काशी चुपचाप रही। 40 की होने को आई, मगर बांकपन की चाह अब भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई, छिनाल कहीं की। सिर की झटक कर उसने आंखें मूंद ली। दिन भर स्कूल की भगजग से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था, शरीर भी थका था। उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाइंस का बड़ा राउंड लगाकर आई थी। निकली यह सोचकर थी कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजीब भारीपन छा गया था। क्वार्टर से आधी मील दूर भी जब सूरज डूब गया था, तब कुछ क्षण के लिए उसे अपना आप हल्का हल्का सा लगा था। हवा, पेड़ों के हिलते पत्ते और अस्वस्थ बिखरे बादलों के टुकड़े, हर चीज में एक मादक स्पर्श का अनुभव हुआ था। सड़क पर फैली संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वह साड़ी का पल्ला पीछे को कसक कर कई कदम तेज तेज चल गई, मगर टैंकी के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते सारा उत्साह गायब हो गया। जब स्कूल के गेट के पास पहुंची तो अंदर पैर रखने को भी मन नहीं था, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से धकेल दिया। गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिसेज रात को देर तक सड़कों पर अकेली कैसे घूम सकती थी? बूझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ी तो यह माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया, जैसे उसे आशा थी कि आंखें बंद करने और खोलने के बीच काशी सामने से हट जाएगी। अब खड़ी क्यों है? उसने डांट कर कहा, जा यहां से। काशी के चेहरे पर डांट का कोई असर दिखाई नहीं दिया। वह बल्कि पास आकर स्पर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफी दे दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुझसे कह दिया है, इस वक्त चली जा, मुझे तंग न कर, कहकर वह खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दूं? उसने कहा। घूम कर थक गई होगी, तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो खाना ले आती हूँ। मनोरमा कुछ न कहकर मुंह दूसरी तरफ किए रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफी दे दो। मनोरमा चुप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्ले से छोंचने लगी। तुमसे कह दिया है, जा, मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्लाकर कहा। काशी चोट खाई सी पीछे हट गई। पल भर हवा भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। वहां से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कहे चली गई। जब तक लकड़ी के जीने पर
उसके पैरों की आवाज सुनाई देती रही। मनोरमा खिड़की के पास खड़ी रही, फिर आकर सिर दबाए बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा इसमें सारा कसूर उसी का है, और कोई हेड मिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकाल कर बाहर करती। वह जितना उसे तरह देती, उतना ही वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाती थी। उसके बच्चों की भी वह कितनी शैतानियां बर्दाश्त करती थी। दिन भर उसके क्वार्टर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते थे। उसने एक बार उन्हें गोलियां ला दी थी। तब से उसे देखते ही उसकी साड़ी से चिपक कर गोलियां मांगने लगते थे। उसने कितना चाहा था कि वे सांप रखना सीख जाए। बड़ी लड़की कुंती की तो चूड़ियां भी उसने अपने हाथ से दी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसी तरह गंदे रहते थे और उसी तरह गुलग पाड़ मचाए रखते थे। पिछली बार इंस्पेक्शन के दिन उन्होंने कंपाउंड के फर्श पर कोयले से लकीरें खींच दी थी, जिससे दूसरी बार सारे कंपाउंड की सफाई करनी पड़ी थी। कई बार वे बाहर से आए अतिथियों के सामने जीभें निकाल देते थे। वही थी जो सब बर्दाश्त किए जाती थी। कुछ देर वह छत की तरफ देखती रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। लकड़ी के बरामदे में अपने ही पैरों की आवाज से शरीर में कंपकंपी भर गई। उसने मुड़ेर के खंभे पर हाथ रख लिया। अहाते में खुली चांदनी फैली थी। ईंटों के फर्श पर सीमेंट की लकीरें एक इंद्रजाल सी लगती थी। स्कूल के बरामदे में पड़े डेस्क स्टूल और ब्लैक बोर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे डरावनी सूरतों वाले भूत प्रेत अपने गार के अंदर से बाहर झांक रहे हो। देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था, वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। आमतौर पर 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे। उस समय लग रहा था जैसे उस क्वार्टर में कोई रहता ही न हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर लालटेन जल रही है या नहीं। मनोरमा ने खंबे को और भी अच्छी तरह थाम लिया, जैसे पास में उसका वही एक आत्मीय हो जिसे वह अपने प्रति सचेत रखना चाहती हो। देवदारों के झुरमुटों में से गुजरती हवा की आवाज पास आई और दूर चली गई। कुंती, मनोरमा ने आवाज दी। उसकी आवाज को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाजा खुला और कुंती अपने में सिमटती सी बाहर निकली। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और भी सिमटती हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज रुकी न लगे। कुछ भी नहीं, कुंती ने सिर हिलाकर कहा। कुछ तो कर रही होगी, रो रही है। क्यों? रो क्यों रही है? कुंती चुप रही। मनोरमा भी चुप रहकर नीचे देखने लगी। तुम लोगों ने रोटी नहीं खाई? पल भर रुक कर उसने पूछा। रात की बस से बापू को आना है, माँ कहती थी। सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल के बाद अयोध्या आ रहा है, यह बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग आई थी। उसके बच्चे भी शायद इसीलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था, बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा नहीं था और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे। एक मोटी सख्त आवाज और तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे। उसने कुंती का कंधा थपथपा दिया। कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सिकोड़े नीचे चली गई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार पल्ले से अपनी नाक पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी, मनोरमा ने उसे देखते ही कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसलखाने से हाथ मुंह धोआ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती हुई वही खड़ी रही।
मनोरमा एक साथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मसलने लगी। अयोध्या आज आ रहा है? उसने पूछा। काशी ने सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है, ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी जमीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठाता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था और उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है, इसलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वह आप ही वहां आए। वह रुपये पैसे के मामले में किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 साल हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वही उसने एक छोटी सी परचून की दुकान डाल रखी थी। काशी को वह खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं भेजता था। सिर्फ टेका उठाने के लिए ही पठानकोट से आ रहा है। मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच कुछ और ही रही हो। आधे पैसे तो उसके आने जाने में निकल जाएंगे। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ से हो जाएगा और बच्चों से मिल जाएगा। काशी की आवाज फिर कुछ भीग गई। फिर उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेवों का 150 कोई नहीं देता। अजीब आदमी है। मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली, अगर सचमुच तू कुछ पैसे रख भी ले तो क्या है? आखिर तू उसी के बच्चों को तो पाल रही है। चाहती तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे। उसकी जगह वह इस तरह की बातें करता है। बहन जी, मर्द के सामने किसी का बस चलता है? काशी की आवाज और भीग गई थी। तो तू क्या उससे नहीं चाहती कि? कहते कहते मनोरमा ने अपने को रोक लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इसी तरह की बातें पूछती रहती थी जो उसे अच्छी नहीं लगती थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे। काशी ने सुशील से कैसे सवाल पूछे थे और सुशील ने जवाब में क्या कहा था, ये जानने के लिए पढ़िए सुहागिने भाग 2 में।